कैसे हो आप सब। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर होगा और इसमें हम बात करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियंस में कौन कौन आते हैं। यूरोपियंस में पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, डैनिश, फ्रेंच। ये था सीक्वेंस पोर्चुगीज के आने का। अब जो मैं आपका ये लेक्चर लूँगा इसमें आपको मैं ओवरव्यू दूंगा इन सब कंट्रीज़ का, कैसे ये आए, कौन इनका मेन जनरल्स थे, इन्होंने कौन कौन सी पॉलिसी यहाँ पे चलाई, कौन कौन सी जगह को एक्वायर किया, कैसे इनका डिक्लाइन हुआ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ें बताऊँ, आगे पीछे हो सकती है लेकिन वो अभी मैटर नहीं करती, क्योंकि अभी हम एक ओवरव्यू उन सब कंट्रीज़ का जानने वाले हैं। आगे अगर टॉपिक्स आपको अच्छे से जानने हैं तो ये लेक्चर आपको अच्छे से सुनना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको बाकी कंट्रीज़ के बारे में पता चलेगा और आगे की अंडरस्टैंडिंग भी ग्रो होगी। तो अब शुरू करते हैं हम। पोर्चुगीज़ की राइवलरी चल रही थी इटली और ऑटोमन एम्पायर के साथ, और जिन्होंने पोर्चुगीज़ का ट्रेड रूट बंद कर दिया था। ट्रेड के लिए उस टाइम पे देखो इस्लामिक रूलर्स का कंट्रोल था रेड सी में और उसके आसपास के एरिया में। रेड सी में और उसके आसपास के एरिया में ये लोग इससे बहुत पैसा कमाते थे, क्योंकि ये एक डायरेक्ट सी रूट था इंडिया तक का, और इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग प्लेस थी, क्योंकि यहाँ से आपको रॉ सिल्क, प्रीशियस स्टोन्स, स्पाइसेस और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। तो यूरोपियंस कीनली चाहते थे इंडिया में आना, तो इसके लिए इन लोगों ने कोशिश करी कि कोई एक डायरेक्ट सी रूट मिल जाए इनको इंडिया तक आने के लिए। कई सारे एक्सप्लोरर निकले, उसमें से एक इंसान जो इंडिया आने की कोशिश करता है और 1492 में इंडिया को खोजते वो अमेरिका को खोज देता है। उसका नाम होता है क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि कहाँ से होता है, स्पेन से होता है। ये 1492 में अमेरिका को खोज लेता है, इंडिया की सर्च में निकला होता है। उसी के 6 साल बाद एक इंसान जिसका नाम होता है वास्को डी गामा, ये केप ऑफ गुड होप से होते हुए 17 मई 1498 को इंडिया पहुंचता है। इंडिया के कैलीकट में, जिसको केरला बोलते हैं, वहाँ ये पहुंचता है। इसकी जो शिप ड्राइव कर रहा था उसका नाम था अब्दुल माजिद, ये नाम याद रखना। ये पहुंचते हैं इंडिया में, और इंडिया में कहाँ पे, कैलीकट पे पहुंचते हैं। और वहाँ पे ये सबसे पहले किससे मिलते हैं, हिंदू किंग जैमुरिन से। और साथ ही 1500 AD में कैलीकट में अपनी पहली फैक्ट्री बनाते हैं, इस्टेब्लिश कर देते हैं। उसके बाद इन्होंने 1501 में कोचिन को बना लिया अपना ट्रेडिंग कैपिटल। अब ट्रेड करना है तो एक कोई सेंटर अपना बनाना पड़ेगा जहां से आप ट्रेडिंग करोगे मेन, तो इसीलिए कोचिन को बना लिया ट्रेडिंग कैपिटल। ध्यान रखने वाली बात यह है कि वास्को डी गामा सिर्फ एक बार इंडिया नहीं आया था, वो 3 बार आया था। पहले आया था 1498 में जब उसने इंडिया को खोजा था, डायरेक्ट सी रूट खोजा था यानी कि। दूसरी बार वो आया 1502 में, और तीसरी बार वो आया 1524 में। और जब वो 1524 में आया तो उसके 3 महीने बाद उसकी डेथ हो गई थी मलेरिया की वजह से, और उस टाइम वो कहाँ था, कोचिन में था, ठीक है। अभी तक ये बात चली कि एक एक्सप्लोरर है जो कि इंडिया में आया, इन लोगों ने अपनी कोचिन में अपनी ट्रेडिंग कैपिटल बना ली। लेकिन अब कहीं पे आप ट्रेडिंग शुरू करोगे तो उसको रेगुलेट करने के लिए, उसकी निगरानी के लिए कोई ना कोई होना चाहिए जो उसको बेहतर बनाए। यहाँ पे बैठ के इतनी दूर से वो रेगुलेट तो नहीं कर सकते, उसको चला नहीं सकते। तो यहाँ पे इन लोगों ने ट्रेडिंग को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छी पॉलिसीज़ के लिए, ताकि उनका ट्रेडिंग ग्रो हो, उसके लिए उन्होंने गवर्नर्स को भेजना शुरू किया। तो सबसे पहला गवर्नर जो कि 1505 में आया उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। यही वो इंसान है जिसने नेवल कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग किया। इंडिया में आके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने नेवल कंट्रोल जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया, यानी कि जितना भी आसपास का एरिया है, क्योंकि ट्रेडिंग किससे हो रही थी, पानी के ज़रिए, तो उसको कंट्रोल करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी था। तो इस भाई साहब ने किया। उसके साथ ही इसी ने द पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, ये क्वेश्चन आता है, पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर किसने चलाई, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने चलाई। इसके बाद अगला गवर्नर आता है 1509 में, ठीक है। और ये क्या करता है, इसका नाम क्या होता है, पहले तो अल्फांसो डी अल्बुर्क। अल्फांसो डी अल्बुर्क 1509 में आता है, और 1510 अगले ही साल क्या करता है, बीजापुर का किंग जिसका नाम होता है इस्माइल आदिल शाह, इससे गोवा को कैप्चर कर लेता है। गोवा कैप्चर हो चुका है, किससे कैप्चर हुआ है, इस्माइल आदिल शाह से। किसने किया है, अल्फांसो डी अल्बुर्क, जो कि सेकंड गवर्नर होता है पोर्चुगल का। साथ ही ये इंसान क्या करता है, इंडिया में द पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म, जहाँ तक इसका कंट्रोल होता है वहाँ पे ही चलाता है। और यही वो इंसान होता है जो कि कहता है कि भाई जो नेटिव्स हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, इनसे शादी करो, और साथ ही जो प्रैक्टिस है, सती प्रैक्टिस है, उसको ये अपने एरिया जहाँ पे भी इसका कंट्रोल होता है, जितनी दूर तक भी, वहाँ पे ये कहता है कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है नीनो डी कुना।
एक और गवर्नर आता है नीनो डी कुना, कब आता है 1529 में, और 1530 में ये क्या करता है, जो कैपिटल थी अभी तक कोचीन, उसको ट्रांसफ़र कर देता है और बना देता है गोवा को कैपिटल ऑफ पोर्चुगल। कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, गोवा बन चुका है कैपिटल किसका? पोर्चुगल का। अब जब कैपिटल बन चुका है, ट्रेड अच्छे से चल रहा है, तो कुछ जगहों को ये कैप्चर करना शुरू कर देते हैं, जैसे 1535 में दीव को, 1559 में दमन को। लेकिन 17वीं सेंचुरी आते आते इनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। 1632 में क्या होता है, हुगली हार जाते हैं ये मुगल से। 1622 में ब्रिटिश से हारते हैं, मराठा से हारते हैं, सैलिसिड बेसन 1739 में। एक और मेन इवेंट ये होता है कि पोर्चुगल का जो किंग होता है वो 1661 में चार्ल्स टू से अपनी बेटी की शादी करवाता है और उसके बदले गिफ्ट दे देता है बॉम्बे चार्ल्स टू को। चार्ल्स टू को मिल जाता है बॉम्बे, क्या करने पर? पोर्चुगल के किंग की लड़की से शादी करने पर। इतनी बात समझ आ गई। और उस लड़की का नाम होता है कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। और यही वो लोग हैं, यानी कि यही पोर्चुगल थे जो कि सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लेके आए। कब? 1556 में। कहाँ पे? गोवा में। और पहली बुक जो प्रिंट हुई थी उस प्रिंटर से, उसका नाम था बाइबल। आगे बात समझ। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आया, तो पोर्चुगल लेके आए थे, गोवा में लेके आए थे, पहली बुक छापी थी बाइबल नाम की। अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बहुत फेमस है, जिसको हम अंग्रेज कहते हैं, ब्रिटिश कहते हैं। ये 1600 से इनकी हिस्ट्री हमारे इंडिया में शुरू होती है, क्योंकि पहला इंसान जिसका नाम था जॉन मिल्टन हॉल, ये क्या था? एक इंग्लिश मर्चेंट था, बिजनेसमैन था। 1599 में इंडिया आता है इंडियन मर्चेंट से मिलने के लिए। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनती है, जो बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्हीं इंग्लिश मर्चेंट ग्रुप्स ने बनाया था। तो इसको पहले क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था मर्चेंट एडवेंचर्स। मर्चेंट एडवेंचर्स इन 1599 कहा जाता था, मर्चेंट एडवेंचर्स। और बाद में क्या बन गया? ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आके। आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि क्वीन एलिजाबेथ वन, फर्स्ट बोलो, वन बोलो, क्या देती है? एक चार्टर देती है। किसको देती है? ईस्ट इंडिया कंपनी को देती है। 31 दिसंबर 1600 में बोलती है कि जाओ 15 सालों के लिए ट्रेड मोनोपोली तुम्हें देती हूँ। मोनोपोली यानी कि एक अधिकार तुम्हें देती हूँ, ईस्ट में जाओ और ट्रेड करो। अब अधिकार मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो अधिकार मिला है, लेकिन दिया किसने है? ब्रिटिश एम्पायर ने दिया है। इंडिया में तो नहीं मिला। इंडिया आएंगे, परमिशन लेंगे। तो क्या होता है? 1608 में ये लोग डिसाइड करते हैं क्यों ना एक फैक्ट्री खोली जाए सूरत में। इसके लिए परमिशन लेने के लिए कैप्टन हॉकिंस आता है जहांगीर के कोर्ट में। तो उस टाइम पे रूल कौन कर रहा था? जहांगीर कर रहा था। और इससे परमिशन लेते हैं कि क्या हम सूरत में फैक्ट्री खोल सकते हैं। लेकिन इनको परमिशन मिलती है 1613 में। जहांगीर एक फरमान इशू करता है कि इंग्लिश एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपनी फैक्ट्री 1613 में सूरत में। अब 1615 में एक और इंसान आता है जिसका नाम होता है थॉमस रो। ये इंडिया आता है, जहांगीर से मिलता है, बातचीत होती है, इसको भी इंपीरियल फरमान मिलता है। ये कई जगह पे अपनी फैक्ट्रीज बनाता है इंग्लिश की। और 1619 में जब ये वापस जाता है, उस टाइम तक ब्रिटिश की बहुत सारी फैक्ट्रीज इंडिया में बन चुकी होती हैं। कौन कौन सी जगह पे बन चुकी होती हैं, थोड़ा इस पे बात करते हैं। जैसे कि सूरत में, अहमदाबाद, गोवा में 1613 में बन जाती है। मसूलीपट्टनम में 1611 में बनती है, लेकिन ये एक टेम्परेरी फैक्ट्री होती है, परमानेंट नहीं होती है। परमानेंट सबसे पहले कहाँ बनी थी? सूरत में ही बनी थी। आगे अरमागांव 1626 में। कंपनी 1668 में बॉम्बे को एक्वायर कर लेती है चार्ल्स टू से। ये वही चार्ल्स टू है जिसने पोर्चुगल किंग की लड़की से 1661 में शादी करी थी। ये वही चार्ल्स टू है। और इसी से 1668 में कंपनी क्या करती है? एक्वायर कर लेती है बॉम्बे को। कितने पे? लीज पे लेती है, 10 पाउंड एनुअली पे। और बॉम्बे को बना देती है अपना हेडक्वार्टर। तो अब से हेडक्वार्टर कौन बन गया? बॉम्बे बन गया। किसका बन गया? कंपनी का बन गया। और कहाँ से चेंज हुआ है? सूरत से। पहले कौन सी जगह पे इनका हेडक्वार्टर था? सूरत में। वहाँ से चेंज होकर इनका बन गया बॉम्बे। और कब बना है हेडक्वार्टर? 1687 में बना। एक्वायर कब किया कंपनी ने बॉम्बे को? 1668 में। लेकिन सूरत से चेंज करके इसको हेडक्वार्टर कब बनाया? 1687 में। इतनी बात समझ आ गई। आगे देखो, 1633 में हरिहरपुर जो कि उड़ीसा में है, पटना, इन बिलासपुर, बंगाल की अलग अलग जगहों पे इन्होंने फैक्ट्रियां बनाना शुरू कर दिया। गोलकोंडा यानी कि तेलंगाना का उस टाइम सुल्तान जो था वो भी इनको फरमान देता, जाओ मेरी टेरिटरी पे जाके ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ रेंट देना पड़ेगा, थोड़ा सा टैक्स दो और मौज लो। अब हम बात करते हैं कुछ मेन इवेंट्स की। उस दौरान मेन इवेंट्स में आता है एक व्यक्ति है जिसका नाम है जोसेफ चाइल्ड। ये क्या करता है? 1689 में जोसेफ चाइल्ड
ये करता ये है कि 2 मुगल शिप्स को एक्वायर कर लेता है और उस टाइम पे सुल्तान कौन होता है? औरंगज़ेब होता है, जो कि कब मरता है? 1707 में मरता है। ठीक है, इसे छोड़ो, जब भी मरता ही। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, 2 मुगल शिप क्या करता है, ये एक्वायर कर लेता है जोसेफ चाइल्ड। जैसे इसका नाम है वैसे इसने हरकत कर दी। इसके बदले औरंगजेब ने क्या किया, बॉम्बे में इनकी आर्मी को कर दिया ब्लॉक और इंग्लिश फैक्ट्रीज जो कि कौन सी है, सूरत, विशाखापट्टनम और मुसलीपट्टनम, इनको कर दिया सीज, बंद करवा दिया। जोसेफ चाइल्ड फिर करने लग गए प्लीड कि भैया छुड़वा दो, माफ़ी दे दो, गलती हो गई। तो औरंगजेब कहता है छोड़ दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तुम्हारा ट्रेड फिर शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले 1.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो 1.5 लाख रुपए लेता है, तब जाके छोड़ता है। एक और इवेंट होता है जिसमें जॉब चार्नोक नाम का एक व्यक्ति है जो कि कंपनी का ही एक मेंबर है। ये क्या करता है, 3 विलेजेस, 3 गांव, इनको एक्वायर कर लेता है, इनके जमींदारी राइट्स को एक्वायर कर लेता है। कौन कौन सी जगह हैं? सुल्तानाती, कालीकाता, गोविंदपुर। 1698 में इन 3 जगहों को ये एक्वायर कर लेता है। और किससे एक्वायर करता है? एक मुगल सूबेदार जिसका नाम है असीम उस्मान। असीम उस्मान से जब ये एक्वायर कर लेता है तो कुछ समय बाद यही जगह बन जाती है कोलकाता। और सुल्तानाती को ये फोर्टिफाई कर देता है। फोर्टिफाइड मतलब कि वहाँ पे किलाबंदी कर देता है। किलाबंदी करने का रीज़न ये होता है कि अगर हम वहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम हम कर रहे हैं, तो उस जगह को बचाने के लिए वहाँ पे किलाबंदी कर दी जाती है, ताकि अगर कोई आक्रमण करे भी तो इतनी ईजिली हमारे सामान पे, हमारे काम पे इफेक्ट ना पड़े, हम उसको डिफेंड कर पाए अच्छे से। तो उसको फोर्टिफाइड कर दिया और उसका नाम रख दिया फोर्ट विलियम्स। 1700 में सुल्तानाती को फोर्टिफाई किया और उस जगह का नाम रख दिया फोर्ट विलियम्स 1700 में। इतनी बात समझ आ गई होगी। एक और मेन इवेंट होता है। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। ये क्या करता है, उस समय का मुगल रूलर फारूक सियार, उसको हो जाती है कोई बीमारी और डॉक्टर विलियम्स उसकी बीमारी को कर देता है ठीक। और जब उसकी डिजीज ठीक हो जाती है तो रिटर्न में फारूक सियार बोलता है कि अब से तुम मेरी पूरी टेरिटरी पे, यानी कि पूरे मुगल एम्पायर पे आराम से ट्रेड कर सकते हो। कब ये बात बोली गई थी? 1717 में बोली गई थी कि अब से तुम आराम से मेरी टेरिटरी जितनी भी है, मुगल एम्पायर जितना है, उस पर तुम आराम से बिना किसी टैक्स के ट्रेड कर सकते हो। तो ये तो सोना पे सुहागा हो गया ब्रिटिश के लिए। बहुत ही अच्छी परमिशन मिल गई है, अब कोई टेंशन नहीं है, अब कोई रोकने वाला नहीं है। बाद में ये बॉम्बे को भी फोर्टिफाई कर देते हैं, यानी कि किलाबंदी कर देते हैं उसकी। कब? 1720 में। किसके द्वारा? चार्ल्स बून के द्वारा। अभी तक हमने बात करी कि इन लोगों ने क्या किया, कौन कौन सी जगह को एक्वायर किया, कौन कौन से मेन इवेंट हुए। अब हम बात करते हैं कि कैसे इस कंपनी का सिस्टम चलता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का सिस्टम कैसे चलता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मेन अथॉरिटी थी, जो बॉडी कंट्रोल करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स भी आएंगे, लेकिन उस पर बात हम बाद में करेंगे। तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये लंदन से कंट्रोल करते थे कंपनी को, और ये मेन बॉडी होती थी कंपनी की। इसकी सबऑर्डिनेट बॉडीज भी होती थी, लेकिन वो अलग अलग जगह पे होती थी। जहाँ जहाँ पे इन लोगों ने कंट्रोल करके रखा होता था, वहाँ इनकी सबऑर्डिनेट बॉडी बैठती थी। साथ ही कोई भी मेंबर अलाउड नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा ट्रेड करने के लिए ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर के अलावा कोई और मेंबर अलाउ नहीं था ट्रेड करने के लिए। लेकिन जो लोग ऐसा करते थे, छुप के हो या किसी और तरीके से काम करते थे, ट्रेड करते थे, इन लोगों को बोला जाता था इंटरलूपर्स। इंटरलूपर्स बोला जाता था इन लोगों को, जो कि जिनको परमिशन नहीं थी फिर भी ट्रेड करते थे ईस्ट में। अब 1694 में क्या होता है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट पास करता है एक लॉ को, और वो कहता है कि सभी सिटीजन जितने भी हमारे हैं सब बराबर हैं, कोई भी अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम किसी को अधिकार दे रहे हो ट्रेड करने का, किसी को नहीं दे रहे हो, ऐसे नहीं होगा, सभी बराबर हैं। इस वर्डिक्ट के बाद सभी कंपनियां फ्री थी ट्रेड करने के लिए ईस्ट में। इस वजह से जो पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी राइवलरीज आने लगी। एक और नई ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, जो पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी नहीं चाहती थी कोई पंगा हो जिससे हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ जाए। तो इन लोगों ने क्या किया, इन दोनों ने डिसाइड किया, जो नई वाली और पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी है, कि दोनों कर जाएंगे मर्ज, और दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। और दोनों ज्वाइन हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं 1708 में। यहाँ तक बात थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब हम बात करते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कहाँ के थे? नीदरलैंड के थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही यहाँ पे भी एक व्यक्ति आता है पहले, कॉर्नेलियस डी हॉटमैन।
कॉर्नेलियस डी हॉर्टमैन 1596 में आता है ये सुमात्रा और बंटम में, जो कि इस समय कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है 1602 में और इनका मेन सेंटर होता है बटाविया में, विच इज ऑल्सो इन इंडोनेशिया। कंपनी को कंट्रोल करते थे 17 डायरेक्टर्स और इन 17 डायरेक्टर्स को बोला जाता था जेंटलमैन 17। एक इनको उपाधि मिली हुई थी, जेंटलमैन 17 करके इनको बोला जाता था। मेन इंटरेस्ट क्या था डच का इंडिया में? इनका मेन इंटरेस्ट था स्पाइसेस और बाद में इनका इंटरेस्ट चेंज हो गया और बन गया टेक्सटाइल, इंडिगो, रॉ सिल्क। साथ ही डच ही वो लोग थे जिन लोगों ने पोर्चुगल का जो मोनोपोली थी उसको तोड़ा। अब कैसे तोड़ा भाई? 1639 में इन लोगों ने गोवा को कैप्चर कर लिया। गोवा जो कि ट्रेडिंग कैपिटल बन गई थी पोर्चुगीज की, उसको 1639 में इन लोगों ने कैप्चर कर लिया। 1641 में इन लोगों ने मलेशिया को कैप्चर कर लिया और 1658 में इन लोगों ने लार्जेस्ट पोर्चुगल सेटलमेंट जो था वो था सीलोन, उसको कैप्चर कर लिया। सीलोन यानी कि श्रीलंका, इसको भी कैप्चर कर लिया। आगे इनको गोलकंडा का जो रूलर होता है वो इनको ग्रांट करता है, फरमान देता है कि भाई तुम मेरे जगह पे बिना किसी टैरिफ के ट्रेड कर सकते हो। कब देता है? 1676 में देता है। इसका फ़ायदा उठाते हुए ये लोग वहाँ पे 2 फैक्ट्रीज बना देते हैं। आगे जहांगीर भी बोलता है कि तुम जाके वेस्ट कोस्ट पे ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद ये बंगाल में भी खानाकुल में 1689 में और मालदा में 1676 में फैक्ट्रीज बना देते हैं। इनको औरंगजेब का भी फरमान मिलता है कि तुम ट्रेड कर सकते हो फ्रीली। लेकिन 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। कैसे शुरू हो जाता है? इनकी लड़ाई होती है एक बैटल ऑफ बेदारा ब्रिटिश के साथ। जब डच की लड़ाई होती है बैटल ऑफ बेदारा में ब्रिटिश के साथ 1759 में, तो ये ऑलमोस्ट सब कुछ हार जाते हैं। जब इनको एक बहुत ही करारी हार मिलती है ब्रिटिश से तो ऑलमोस्ट सब कुछ हार जाते हैं और फाइनली 1795 में डच को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकता है ब्रिटिश इंडिया से। आगे हम बात करते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो कि बनी थी 1664 में। ये पूरी तरह से कंट्रोल की जाती थी फ्रेंच गवर्नमेंट द्वारा, अनलाइक इंग्लिश कंपनी जो कि पूरी तरीके से एक प्राइवेट कंपनी थी जिनको बिल्कुल प्रेशर नहीं था गवर्नमेंट का। ये लोग अपनी मर्जी से अपने पैसे पे काम करते थे। लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को गवर्नमेंट से सलाह लेनी पड़ती थी, पूछना पड़ता था कुछ भी काम करने से। साथ ही फंडिंग भी गवर्नमेंट की तरफ से आती थी। 1667 में एक इंसान फ्रैंकोस कैरॉन ये आता है अपने ग्रुप को लेके और सूरत में इस्टेब्लिश करता है पहली फैक्ट्री फ्रेंच की। बाद में 1669 में ये लोग मसूलीपट्टनम में भी अपनी फैक्ट्री बना देते हैं परमिशन लेके। 1673 में एक स्मॉल विलेज, एक छोटा गांव जिसका नाम होता है वेलकोंडापुरम, इसको ये लोग एक्वायर करते हैं शेर खान लोदी से और उसके बाद इस जगह को बुलाते हैं पौंडीचेरी। इस जगह को बुलाते हैं पौंडीचेरी। कब? 1674 में। ये लोग एक्वायर करते हैं चंद्रनगर को बंगाल में और किससे एक्वायर करते हैं? एक मुगल गवर्नर से एक्वायर करते हैं जिसका नाम होता है शाइस्ता खान 1690 में, 1690 में। बाद में ये लोग यानी कि फ्रेंच पौंडीचेरी को अपना हेडक्वार्टर बना देते हैं और उस समय पे पौंडीचेरी में लगभग 40,000 के करीब लोग रह रहे होते हैं, जिस समय पे कलकत्ता में 22,000 के आसपास लोग रह रहे होते हैं। इससे ही हम ये समझ सकते हैं कि पौंडीचेरी में सिस्टम बहुत अच्छा था कि वहाँ पे लोग रहना पसंद करते थे, लोग वहाँ पे आराम से रह पाते थे, कम जगह होते हुए भी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ मैनेज हो पा रही थी। वहीं अगर बात करें कोलकाता की जो कि इतना बड़ा जगह है, मेन सेंटर माना जाता था, वहाँ पे 22,000 लोग रह रहे थे। आगे ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रेंच ने जो अपनी पावर एक्वायर करी, पावर बढ़ाई, वो बढ़ाई 2 गवर्नर्स के अंडर। पहले का नाम था लीनर, दूसरे का नाम था डुमास। लीनर डुमास के अंदर यानी कि 1720 से लेकर 42 तक, 1720 से लेकर 42 के बीच में इन लोगों ने अपनी पावर बहुत तेजी से गेन करी। बाद में मोहम्मद शाह इनको ग्रांट करता है कि जाओ और गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को मैन्युफैक्चर करो, लेकिन उन पे स्टैंप होना चाहिए मुगल का। इससे पता चलता है इनकी रेपुटेशन कितनी बढ़ गई थी कि इनको कॉइन्स को मैन्युफैक्चर करने का काम मिल चुका था। अभी तक बात ये चल रही थी कि ये लोगों ने कौन कौन सी जगह को एक्वायर किया, किसके लिए? ट्रेड के लिए एक्वायर किया, कहाँ पे अपनी सेटलमेंट बनाए और कैसे इन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग का काम, कॉइन्स को मैन्युफैक्चरिंग का काम भी पा लिया था। लेकिन अभी तक किसी भी यूरोपियन ने इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में घुसना शुरू नहीं किया था। लेकिन अब एक इंसान आता है जिसका नाम होता है डुप्लेक्स, फ्रेंच गवर्नर होता है 1742 में। ये क्या करता है? एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, जगह को एक्वायर करने की कोशिश करता है, इंटरनल पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसको अपोज मिलता है ब्रिटिश का।
और इनके बीच में लड़ाई होती है 1760 में, जिसका नाम है बैटल ऑफ वेंडी वॉश। इन सब चीज़ों के बारे में हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आप लोगों को मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, दिमाग में ये बात रखना। 1760 में इन लोगों के बीच में, किन के बीच में, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ाई होती है। एक डिसाइसिव बैटल होता है, बैटल ऑफ वेंडी वॉश, जिसमें क्या होता है, फ्रेंच बहुत बुरी तरह से हारता है और ये अपना ऑलमोस्ट सब कुछ हार जाते हैं। और उसी के 3 साल बाद 1763 में एक ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है, जिसमें कहा जाता है कि चलो ठीक है, तुम हार गए, तुम्हें हम ट्रेड करने के लिए एटलीस्ट तुम्हें पौंडीचेरी वापस करेंगे और छोटे मोटे तुम्हारे कुछ सेटलमेंट भी वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ तुम अब आर्मी नहीं रख सकते हो। अब अंत में हम बात करते हैं डैनिश की। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि डेनमार्क की कंपनी थी। 1616 में ये बनी थी, किंग्स क्रिश्चियन 5 ने बनाई थी। ये अपनी सेटलमेंट बनाते हैं ट्रंकुबार में तमिलनाडु और सिरमपुर में बंगाल में, लेकिन ये अपनी जो सेटलमेंट्स हैं उनको सस्टेन नहीं रख पाते हैं, वो ना ही एक्सटेंड कर पाते हैं। तो अपने जो सभी सेटलमेंट्स हैं उनको ब्रिटिश को बेच देते हैं 1845 में और इंडिया से चले जाते हैं। तो 18th सेंचुरी में इंग्लिश और फ्रेंच मिलके रिमूव कर देते हैं डच को और पोर्चुगल को, और औरंगजेब के मरने के बाद ये लोग इंडिया की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं, जिसके बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री की जो मेरा सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे। अब हम कार्नेटिक वॉर के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ तक आई होप आप लोगों को अच्छे से ओवरव्यू समझ आ चुका होगा, दिमाग में घुस चुका होगा कि कौन कौन सी कंट्रीज आई हैं, इन्होंने क्या क्या काम किया है, कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन क्या कर रही है, किसका सिस्टम कैसा है। एक ओवरव्यू का आइडिया आप लोगों को मिल चुका है। अगली क्लास में हम कार्नेटिक वॉर से शुरू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के बीच में किसी के भी साथ शेयर कर लेना। इस समय पे हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं ऐसे वीडियोस और लाता रहूँगा ताकि आप लोगों की हेल्प होती रहे। और ये क्लास एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी वाले इसे क्विक रिवीजन के लिए देख सकते हैं, बाकी वन डे किसी भी एग्ज़ाम में जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब चल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।